सो गाइस, आज की वीडियो में हम कुल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 हिस्ट्री के मेजर पेपर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यूनिट 1 जो है हमारा वो है मौर्य एज। अगर आप इसे हिंदी में अपने सिलेबस को देखते हैं तो आपका जो यूनिट 1 हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य काल। और मौर्य काल के अंदर आपको वही मौर्य साम्राज्य के स्रोत, मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक विकास, मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, वास्तुकला और मौर्य साम्राज्य का अंत यानी कि पतन के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर बेसिकली हम सबसे पहले तो 15 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके मतलब इन 5 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जिसके बाद हम 6 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे और उनमें से जो है 1, 2, 3 क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम के समय देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन हो जा रहा है वो हो जा रहा है मौर्य साम्राज्य के स्रोतों को विशेष रूप से इसके बिंदुओं के साथ स्पष्ट करें। तो इसके जो बेसिकली 3 बिंदु होते हैं और तीनों बिंदु के साथ आपको जो है इसके स्रोतों को समझाना पड़ेगा मौर्य साम्राज्य। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसकी शुरुआत आपको यहाँ से करनी होगी, जहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि मौर्य साम्राज्य की इतिहास और उसकी विशेषताओं को समझने के लिए हमारे पास 3 प्रमुख स्रोतें आती हैं। पहला वही पुरातात्विक स्रोत और उसके बाद इसके 2 बाकी स्रोतें। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं जो भी नोट्स आपको दिखा रहा हूँ आप सिंपल से इन नोट्स को अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद इसके तीनों स्रोतों को आप याद कर लीजिएगा कि उनका नाम क्या है और तीनों स्रोतों में क्या क्या आती है। तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप उसे काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे और आप इसे कॉपी में भी लिख लीजिएगा। तो एग्ज़ाम के समय अगर आप इसे डेली रीडिंग करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका जो है आंसर याद हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला पुरातात्विक स्रोत के बारे में आपको इतना लिखना है, मतलब पहला स्रोत में आपको 2 पॉइंट्स देके ऐसे लिखना है। उसके बाद दूसरा जो स्रोत है उसमें भी आपको 2 पॉइंट्स देके ऐसे लिखना है और जो यहाँ तीसरा स्रोत है उसमें भी आपको 2 पॉइंट्स ऐसे करके लिखने होंगे। और लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि मतलब मौर्य साम्राज्य की यही 3 प्रमुख स्रोतें वगैरह थी। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है वो यहाँ है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के विशेष संदर्भ में मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक विकास के बारे में बताइए। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पूछे सिर्फ कि चंद्रगुप्त मौर्य के विशेष संदर्भ में मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक विकास के बारे में बताइए, या अशोक के विशेष संदर्भ में मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक विकास के बारे में बताइए। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में आपको लिखना पड़ेगा। अशोक के संदर्भ में आता है तो अशोक के संदर्भ में मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक विकास के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और इसका भी चलिए आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में लिखते हैं तो आपको यहाँ से लिखना पड़ जाएगा, और अगर आप अशोक के बारे में लिखते हैं तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम दोनों के संदर्भ में देखते हैं। जितने भी सारे नोट्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप अगर इसे नोट कॉपी में लिख लीजिएगा तो आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। सबसे पहले अगर आप या फिर आप पॉइंट्स को भी याद करते हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि अगर जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य के पॉइंट्स को याद रख लेते हो तो इसका जो पहला पॉइंट हो जाता है वो है साम्राज्य की स्थापना। तो इसके बाद आपको जो है ये साम्राज्य की स्थापना में क्या क्या चीज़ें आती है, अगर आप उससे 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपको इनका शासनकाल भी याद करके रखना होगा, जो कि हो जाएगा 321 से लेके 297 ईस्वी पूर्व का था। और अगर सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जो है ये मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक विकास के बारे में अगर आपको पूछता है तो आपको यहाँ ये चारों पॉइंट्स देके इतना आंसर लिखना होगा। वहीं अगर आपको सिर्फ अशोक के संदर्भ में पूछता है तो आपको वहाँ सबसे पहले उसका शासनकाल लिखना पड़ेगा कि कितने ईस्वी पूर्व था, कितने समय तक था, और उसके बाद उसके भी चारों पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। अगर दोनों के बारे में बोलता है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के संदर्भ में बोलेगा तो आपको दोनों को मतलब दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। तो इन सभी को आप अपने नोट्स कॉपी में लिखते जाइए और सबसे पहले तो आप इनके पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा और उन पॉइंट्स को 1-2 बार मतलब पॉइंट्स के अंदर जो भी आपको पढ़ना है उन सभी को 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको उसके अंदर की चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। तो एग्ज़ाम में अगर आप क्वेश्चन देखते हैं आपको अंदर की चीज़ें भी याद नहीं हैं तो आप पॉइंट्स को याद करिएगा, आप पॉइंट्स को लिखिएगा और उसके बाद वहाँ पर आप बना बना के लिख सकते हैं। अगर आपने क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ बना बना के भी लिख सकते हैं।
हमारे पास यहाँ तीसरा जो क्वेश्चन है वो है मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करें। या फिर ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति की व्याख्या करें। वर्णन करें चाहे व्याख्या करें, विशेषता बताएं, इन सभी में आपको जो मैं आंसर दिखा रहा हूँ उन सारी चीज़ों को याद कर लेना है। और उसके पॉइंट्स को आप सबसे पहले आप बेसिकली पॉइंट्स को याद रखिएगा। पॉइंट्स को याद रख लेते हैं। आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा पॉइंट्स आपको याद आ जाएगा, आपको पॉइंट्स लिखना है और उसके बाद वहाँ पर आंसर जो है बना कर आपको लिखना है। जैसे कि जो ये है मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति की व्याख्या में सबसे पहले आपको लिखना होगा, पहला पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा मौर्य प्रशासन। अब मौर्य प्रशासन में भी जो है आपको और भी कुछ टॉपिक्स याद करनी होगी। मौर्य प्रशासन के अंदर आपका केंद्र प्रशासन, प्रांत और जिले आ जाते हैं, जिसके बाद आपका आ जाता है न्यायिक प्रणाली, उसके बाद सैनिक संगठन, उसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर वो है अर्थव्यवस्था। अब बेसिकली आप याद करिए कि यहाँ आपको बोल रहा है प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, मतलब यहाँ चार चीज़ें हैं। तो चार चीज़ों के लिए आपको कुछ पॉइंट्स लिखना होगा। जैसे प्रशासन, इसके अंदर आपका जो पहला है वो है केंद्र प्रशासन, उसके बाद प्रांत और जिले, और इसी में जो है न्यायिक प्रणाली और सैन्य संगठन है। उसके बाद हमारा सेकंड जो था अर्थव्यवस्था के, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के लिए पूछ रहा है। तो अर्थव्यवस्था वाले में आपको लिखना होगा, सबसे पहले तो आप अर्थव्यवस्था लिख दीजिएगा। उसमें आपको कृषि लिखना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था वही है। कृषि मतलब कोई भी चीज़ें कैसे चलती है, उसकी संपत्ति वगैरह वगैरह ही अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। कृषि, व्यापार हो जाएगा। उसके बाद आपका पास यहाँ जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वह है यहाँ पर शिल्प और उद्योग, उसके बाद कर प्रणाली। अब ये कर प्रणाली क्या है, और कर का मतलब आपको पता ही होगा, लगान होता है। जिसके बाद हमारा जो तीसरा वहाँ पर पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया था वो था समाज। अब समाज के अंडर भी आपके पास 4 पॉइंट्स आ जाता है। इसके बाद जो आपका चौथा वाला दिया था क्वेश्चन में वो था संस्कृति। संस्कृति के अंदर आपको कला और वास्तुकला लिखना है, जिसके बाद धार्मिक साहित्यता साहित्य लिखना है। उसके बाद आपका धर्म प्रचार, मतलब कि उस टाइम पे जो धर्म प्रचार होता था उसके बारे में लिखना है। मौर्य प्रशासन के अंदर जो है आपको इन चारों टॉपिक्स को याद करना है। उसके बाद आपको अर्थव्यवस्था के अंदर बेसिकली कृषि, व्यापार और उद्योग, शिल्प, कर प्रणाली, इन चारों पॉइंट्स को याद रखना है। उसके बाद आपको समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था, उसके बाद सामाजिक जीवन, इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना है। उसके बाद जो आपका संस्कृति वाला था उसमें आपको कला, वास्तुकला, धार्मिक साहित्य और धर्म प्रचार, इन चारों के बारे में, इन चारों पॉइंट्स को याद करना होगा और इन चारों के बारे में लिखना होगा। यहाँ हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वह है मौर्य साम्राज्य की कला और वास्तुकला की व्याख्या करें 500 शब्दों में। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आपको पूछे 250 शब्दों में मौर्य साम्राज्य की कला और वास्तुकला का व्याख्या करें, या फिर ये जो 200 शब्दों में है ये ना ही दे, लेकिन इन सभी का जो है आंसर कुछ ऐसा ही हो जाएगा जो कि मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ मौर्य साम्राज्य की कला और वास्तुकला की जो व्याख्या है उसमें आपको सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक्स लिखना होगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही आपको जानकारी देना होगा कि मौर्य साम्राज्य के समय में कला और वास्तुकला कैसी थी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना होगा। उसके बाद आपको अपना पहला पॉइंट लिखना होगा, क्योंकि अब ये 500 शब्दों में है। अब 500 शब्द बहुत होते हैं, आपके आराम से 4-5 पेजेस मतलब भर जाएंगे अगर आप 500 शब्द में लिखते हैं। तो उसके बाद आपको सबसे पहले अपना पॉइंट देना होगा, स्तंभ निर्माण। उसके बाद आपको जो है अपना सेकंड पॉइंट देना होगा, और आपका यहाँ सेकंड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा स्तूप निर्माण। उसके बाद आपका जो है यहाँ तीसरा पॉइंट हो जाएगा महलों और दुर्गों का वास्तुकला। उसके बाद आपका चौथा यहाँ हो जाएगा शिल्प कला और मूर्तिकला। उसके बाद यहाँ आपका जो पांचवा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। एंड उसके बाद आप निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप निष्कर्ष ना चाहें तो निष्कर्ष आप नहीं लिख सकते हैं। तो बेसिकली यही है, आपको मतलब मौर्य साम्राज्य की कला और वास्तुकला के बारे में इतना लिखना पड़ेगा अगर 500 शब्दों में आता है। उसके बाद जो है यहाँ हमारा पांचवा क्वेश्चन हो जाता है, वो क्वेश्चन यहाँ हो जाता है कि बताएं कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। और ये ऐसे भी हो सकता है, बताइए कि वो कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आता है इन सभी का एक ही आंसर हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप ऐसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको बेसिकली ऐसे लिखना स्टार्ट करना होगा, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। जिसके बाद आपको सबसे पहले लिखना होगा कि मौर्य साम्राज्य मतलब कितनी ईस्वी से कितनी ईस्वी तक चली थी और कितने हिस्साओं में फैला हुआ था। उसके बाद आपको लिखना है वो कारणों को लिखना है पॉइंट बना बना कर, जिनके वजह से जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ यानी उनका पतन हुआ। पहला तो है अशोक की मृत्यु और कमज़ोर उत्तराधिकारी। मतलब अशोक जो था वो मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही पावरफुल शासक था और अशोक की ही वजह से जो है मतलब मौर्य साम्राज्य जो है इतना अच्छा ग्रो हुआ था। अशोक के अलावा भी कई और शासक थे जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, लेकिन अशोक एक काफ़ी अच्छा मौर्य साम्राज्य का जो शासक था जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य को एक बुलंदी मिल गई थी। तो जब अशोक की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो दूसरा राजा चूज़ किया जाता है वो काफ़ी कमज़ोर था। उसके सोचने की थिंकिंग करने की एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वो जो है अपने साम्राज्य को कामयाब नहीं रख पाया। उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यधिक बड़े साम्राज्य की प्रबंधन। अब बेसिकली ये मौर्य साम्राज्य था वो काफ़ी फैल चुका था। अब इतने बड़े साम्राज्य को संभालना मामूली बात तो नहीं है और इस वजह से भी जो है मौर्य साम्राज्य का अंत कहीं ना कहीं सामने आया। उसके बाद आपका जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र की कमजोरी होती शक्ति। मतलब केंद्र मतलब जो मौर्य साम्राज्य का केंद्र था उस वाले हिस्से में जो है ना उसकी शक्ति कमज़ोर होती जा रही थी। जैसे कि बोला जाता है अगर किसी पेड़ की जड़ ही अगर टूट जाए तो वो मतलब वो पेड़ बचेगा ही नहीं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा वो है अर्थव्यवस्था की कमजोरी। अब बेसिकली खर्च वगैरह में काफ़ी मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो है मौर्य साम्राज्य के अंदर। तो जब पैसा वगैरह राजकोष मतलब राजकोष जो है वो राजकोष में पैसे काफ़ी कम हो जाते हैं तो अर्थव्यवस्था की कमजोरी आ जाती है। और अगर राजा के पास पैसा ही नहीं बचेगा तो वो अपना शासन कैसे संभाल पाएगा। उसके बाद जो आपका पांचवा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा बाहरी आक्रमण और सुरक्षा का अभाव। अब मौर्य साम्राज्य में जो है उस टाइम जो है अचानक से सुरक्षा में काफ़ी अभाव हो जाता है ये अशोक की मौत के बाद, और उस टाइम पे बाहरी आक्रमण भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उतना उस लेवल का सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे जो मतलब उस टाइम के सैनिक थे। उस टाइम आक्रमण करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो जा रही थी। ऐसा था कि मतलब एक किंगडम था, अब अलग अलग किंगडम के राजा जो हैं वो मतलब 4-5 किंगडम के राजा जो हैं एक साथ मिलकर ये अपने मौर्य साम्राज्य पे हमला कर रहे थे। तो मौर्य साम्राज्य में जितने सैनिक थे उनकी संख्या कम होगी और इस वजह से बाहरी आक्रमण और सुरक्षा का अभाव की वजह से जो है ये मौर्य साम्राज्य का पतन होने का मतलब ये भी एक मौर्य साम्राज्य के पतन होने का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। तो आप इस पॉइंट को भी याद करिएगा। उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट यहाँ हमारा ये हो जाता है अहिंसा और सैन्य नीति। अहिंसा मतलब उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अहिंसाएं वगैरह फैल रही थी जिस वजह से जो है मौर्य साम्राज्य का भी पतन एक सामने आया। मतलब कि ये ऐसा है कि अशोक ने जो है ना अहिंसा की नीति बताई थी, तो जिसके वजह से जो है ना ये सैन्य अभियान वगैरह जितने भी चल रही थी मौर्य साम्राज्य में तो वो सारे जो है ना अहिंसा और सैन्य मतलब अभियान एक साथ नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद जो हो जा रहा है आंतरिक विरोध और विभाजन। अब जो है मौर्य साम्राज्य के बाहर से तो अलग अलग लोग आक्रमण कर ही रहे थे, लेकिन मौर्य साम्राज्य के अंदर से ही अंदर के लोग भी कुछ जो है ये मतलब गद्दारी वगैरह कर रहे थे। मौर्य साम्राज्य के अंदर ही काम करने वाले कुछ सैनिक या कुछ मंत्री जो है वो गद्दार होते हैं और इन्हीं कारणों से जो है बेसिकली इन 7 पॉइंट्सों की वजह से ही जो है बेसिकली मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, अंत होता है। तो अब तक जितने भी हमने 5 क्वेश्चंस को देखे ये तो 15 मार्क्स वाले थे। अब कुछ हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। और यहाँ जो है हमारा 5 मार्क्स वाला पहला क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले मुख्य साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे। जिसमें पहला तो आपका चाणक्य यानी कि कुटिल द्वारा अर्थव्यवस्था, उसके बाद आपके बौद्ध जैन ग्रंथ पुराण वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को जो है आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। इन सभी के जितने भी पॉइंट्स हैं ये चारों पॉइंट्स हैं आप याद कर लीजिएगा। मतलब कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले मुख्य से 4 स्रोत कौन कौन से थे उसमें आप इन चारों पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा और उसके अंदर क्या आता है क्या होता है उसे आप बेसिकली पढ़ लीजिएगा। तो आपको जो है एग्ज़ाम के समय में अगर आपको बस पॉइंट्स भी याद आता है तो आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं।
उसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो कौन से पुरातात्विक स्रोत थे जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में समझने में मदद करते हैं, उनके बारे में बताइए। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पहले अशोक का शिल्प लेखा, संरचनाएँ, उसके बाद स्तूप, मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ। आप इन चारों पॉइंट्स को लिख सकते हैं और उसके बारे में मतलब जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, तो आप एग्ज़ाम में बना बना कर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा अशोक के शिल्प लेखा से मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और नीतियों के बारे में क्या क्या पता चलता है। जैसे हमने पहले ही यहाँ पर एक पॉइंट में बताया था कि जो है ये पुरातात्विक स्रोत से हमें मतलब मौर्य साम्राज्य को समझाने वाले पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से थे, उसमें हमने ये भी लिखा था अशोक का शिल्प लेखा। तो अब यहाँ हमारा क्वेश्चन एक है जो पूछ रहा है कि अशोक के शिल्प लेखा से मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और नीति के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो आप लिख सकते हैं कि अशोक के शिल्प लेखा के से हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और नीति के बारे में इस तरह से पता चलता है, इन पॉइंट से पता चलता है, जिसमें आप पहला पॉइंट अपना दे दीजिएगा नैतिक शासन, दूसरा प्रशासनिक विवरण, तीसरा बौद्ध प्रभाव और उसके बाद चौथा जो आपका यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और इन सभी चारों पॉइंट्स को भी आप जो है अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, मौर्य साम्राज्य को समझने में विशेष विदेशी विवरण किस प्रकार योगदान देते हैं। मतलब यहाँ जो है मौर्य साम्राज्य को समझाने में विदेशी विवरण किस प्रकार योगदान देते हैं। अब मौर्य साम्राज्य ऐसा था कि इस पे जो है विदेशी लोग भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं, और यहाँ यही पूछ रहा है कि विदेशी विवरण से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या क्या पता चलती हैं और कैसे पता चलती हैं। तो आप सबसे पहले लिख दीजिएगा कि विदेशी विवरण विशेषकर मेगास्थनीज के विवरण बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, और उसके बारे में आप उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद सामाजिक विवरण के बारे में लिखना है और उसके बाद तुलनात्मक विश्लेषण के बारे में लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वो क्वेश्चन हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में कला और वास्तुकला में क्या योगदान था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा उसे आप फिर से आपको जो है पॉइंट्स में ही लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले लिख दीजिएगा, मतलब आंसर के फर्स्ट शुरुआत आप ऐसे लिखिएगा, मौर्य साम्राज्य में कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले तत्व निम्न थे, या फिर कुछ भी लिख दीजिएगा, या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप पहला पॉइंट अपने दे दीजिएगा स्तंभ, शिल्परेखा और मूर्तियाँ, और उसमें आपको लिखना होगा कि अशोक के स्तंभ वगैरह वगैरह की जानकारी आपको देनी पड़ेगी मौर्य साम्राज्य के दौरान। उसके बाद आपको स्तूप के बारे में लिखना होगा, वास्तुकला के बारे में लिखना होगा पॉइंट्स दे के, और उसके बाद आपको सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में लिखना होगा। और यहाँ हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है। इसमें अगेन से आपको लिखना पड़ेगा कि कुटिल द्वारा रचित अर्थशास्त्र में निम्नलिखित का मतलब वर्णन किया गया है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। पहला तो आपका वही है प्रशासनिक व्यवस्था, दूसरा नीतियाँ, तीसरा सैन्य रणनीति, चौथा शासनकाल। तो आप इन पॉइंट्स को भी अच्छे से लिख लीजिए। और यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन के साथ हमारा जितना भी 15 और 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सभी कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो आप इन नीचे वाले क्वेश्चंस जिन्हें मैं आगे दिखा दूंगा उन्हें भी चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन्हें भी लिख के आप याद कर सकते हैं। वरना शुरुआत का जो मैंने 15 मार्क्स वाला 5 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन दिखाया था वो ऐसा क्वेश्चन था जिनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब 5 जो क्वेश्चन शुरुआत का दिखाया 15 मार्क्स वाला, वहाँ से 1 या 2 गिरेगा। उसके बाद जो मैंने 6 क्वेश्चन दिखाया उनमें से भी 1 या 2 गिरेगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिखाए ये सभी यूनिट 1 के हैं। सो इसके बाद यूनिट 2 एंड यूनिट 3 भी बचा हुआ है, तो आप इन्हें जल्दी से करिए फिर उन्हें भी करिए। एंड हाँ, SE3 मैथमेटिकल एंड कॉम्पिटिशनल थिंकिंग के यूनिट 4 पे वीडियो अभी तक नहीं आई है, उस पर भी वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, भूला नहीं हूँ। आप लोग कमेंट वैसे कर रहे हैं कि जैसा मैं भूल गया, उस पर भी वीडियो ज़रूर आएगी। उस पर थोड़ी डिटेल्स मैं ढूंढ रहा हूँ ताकि पूरे डिटेल के साथ मैं वीडियो बना सकूँ, तो उस पर वीडियो ज़रूर आएगी। यू कैन जस्ट वेट, द वीडियो इज़ कमिंग सून।